हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता, पीजी सर, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, रेजोनेंस में हूँ। अब आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड निकलता है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से बताते हैं, आर के यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब आर के की वैल्यू अगर यहां रखेंगे, इसमें आर के की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक चार्ज है ए पॉइंट पर और पी पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का मतलब होता है यहाँ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वह, और ए पॉइंट के अबाउट जहां चार्ज रखा हुआ है। तो आरपीए वेक्टर का मीनिंग क्या है, लिखें इसको। आरपीए वेक्टर से मतलब है पोजीशन ऑफ पी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पोजीशन ऑफ पी, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और जहां सोर्स चार्ज रखा हुआ है उसका बाद में और बीच में माइनस का साइन। तो इस तरह से आरपीए वेक्टर हम निकालेंगे। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जहां चार्ज हमने दे रखा है विद साइन रखते हैं, प्लस तो प्लस माइनस है तो माइनस। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन करते हैं, अब ये सोर्स चार्ज है 2 माइक्रो कूलम्ब का, ये ए लोकेशन पर रखा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है एट पॉइंट पी। ये अपना क्वेश्चन है। देखिए आरपीए वेक्टर जैसे मैंने कूलम्ब लॉ में भी आपको बताया था, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, इसका 1 है, तो माइनस किया तो क्या आया, माइनस का 2 आई कैप। इसी तरह से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, और ये z डायरेक्शन में है तो प्लस j कैप। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 आ जाएगा। अब यहां ये वैल्यू रखकर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है हर फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
देखिए हमारा पहला केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए एक एलिमेंट लेना होता है, और उस जो भी इंटीग्रेशन के लिए एलिमेंट लिया है उसका वॉल्यूम है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, एंड डेल्टा क्यू का मतलब है चार्ज ऑफ एलिमेंट, चार्ज ऑफ एलिमेंट। अब टोटल चार्ज अगर ऑब्जेक्ट में निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब रो डेंसिटी जो है हर जगह नॉन यूनिफॉर्म होगी, सेम नहीं होगी। ये फॉर्मूला तो, अदरवाइज हम फॉर्मूला ये लगा देंगे, तो अगर डेंसिटी हमें यूनिफॉर्म दे रखी है, जैसे पेन है, इस पर मुझे टोटल चार्ज बताना है, अगर हर जगह पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेंसिटी को हम सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। लेकिन कहीं रो की वैल्यू कम है, कहीं ज्यादा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस समय हमें इंटीग्रेशन करके आंसर कैलकुलेट करना होगा। इसके एग्जांपल है, ये इस तरह का एलिमेंट जो हम लेते हैं जिसमें ये वाली डेंसिटी डिफाइन करते हैं, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड कॉन हो, इस तरह के थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी होती है। देखो ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना 11th में हमारे दो चैप्टर में काम में आया है, एक तो सेंटर ऑफ मास और एक आरबीडी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। उसमें कई सारे हमने इंटीग्रेशन किए थे, डिस्क के कारण हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, उसमें हम एलिमेंट मानते थे, इंटीग्रेट करते थे। तो बच्चों को ये डाउट आता है सर यहाँ इस ऑब्जेक्ट में कैसा एलिमेंट मानना चाहिए, उसका मास कैसे लिखते हैं, तो वो सबसे रिलेटेड थ्योरी यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आएगा ही, इसके बाकी आने वाले कई सारे चैप्टर में भी इस तरह से हमें एलिमेंट लेना होता है, तो उन सबके लिए ये कॉमन थ्योरी है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट है एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से बताते हैं, टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और इसमें एलिमेंट का वापस डेल्टा ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट, डेल्टा टू एरिया चार्ज ऑफ एलिमेंट, और टोटल चार्ज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज ये पहले की तरह अगर सिग्मा यूनिफॉर्म है तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अब देखो इसके एग्जांपल है, इस तरह की डेंसिटी कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हमें दे रखी होगी, हमें निकालनी होगी, डिस्क है, शीट है, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, कंडक्टर। कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं ना सारा सरफेस पर होता है, तो ऐसे चीजों के लिए जिसमें सारा चार्ज उसकी सरफेस पर हो, हम उनमें सिग्मा वाली डेंसिटी डिफाइन करते हैं।
अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। एलिमेंट जो हम कंसीडर करेंगे उस एलिमेंट की लेंथ है डेल्टा एस, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे उस एलिमेंट का चार्ज है डेल्टा क्यू। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर लैम्डा यूनिफॉर्म हो तो बिना इंटीग्रेशन के हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसमें रिंग है, वायर है, इनमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से को यूज करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब जब हमने ये रिंग कंसीडर की, इस रिंग का सेंटर यहाँ पर है और इसको रिंग को मैंने जो टोटल चार्ज क्यू दिया है इसकी रेडियस आर के बराबर है और ये सारा चार्ज इस रिंग के पेरीमीटर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है हर जगह पर यहाँ लैम्डा की वैल्यू एक जैसी है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अभी मैंने बताया था रिंग में कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और इसकी पेरीमीटर के हर पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू सेम है। अगर हर पॉइंट पर लैम्डा एक जैसा नहीं हो तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हर पॉइंट पर डेंसिटी एक जैसी होती है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लैम्डा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल चार्ज क्यू और इस रिंग की टोटल पेरीमीटर कितनी है, लेंथ 2 पाई आर। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। रिंग के लिए लैम्डा इस तरह से निकालेंगे। अब इसमें मुझे पहला केस ये कंसीडर कर रहा हूं कि इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर ऑफ रिंग। अब रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन के लिए एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं यहाँ पर, इसका चार्ज मैंने माना dq। अब इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज dq क्या होगा, लैम्डा इनटू इसकी लेंथ मान लेते हैं dx। इस एलिमेंट का चार्ज ये होगा और ये dx लेंथ जो इस एलिमेंट की बहुत स्मॉल है तो ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकता हूं और पॉइंट चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ, उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। अब इसके ठीक सामने एक दूसरा एलिमेंट लूंगा उतनी ही लेंथ का तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिंग के कारण जीरो के बराबर। लेकिन ये जीरो तभी होगा, जीरो होना कंपलसरी तभी है जब रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये एक्सेस वो लाइन होती है रिंग के लिए जो इसके सेंटर से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सेस भी कहते हैं। अब इस ये रिंग, इसका चार्ज q है, इसकी रेडियस r है। अब यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस p पॉइंट पर और इस p पॉइंट की रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है x के बराबर, तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है हमारे पास रिंग की एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मैंने पहले बताया था
डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू इसके बराबर है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस रिंग के कारण यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इधर आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा लेकिन रेडियली आउटवर्ड। और अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस रिंग के कारण तो इधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर नेगेटिव होता तो दोनों इनवर्ट डायरेक्शन में होते इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अब इस रिंग की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर। अब देखो अगर इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो ऊपर 0 आ रहा है तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर और x बराबर 0 होने का मतलब P पॉइंट कहां सेंटर पे चला गया और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो उस तरह से अगर x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो यहां इनफाइनाइट रखने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां इनफाइनाइट रखने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। देखो यहाँ 0 है, अब 0 से अगर x बढ़ाऊंगा तो नॉन जीरो आएगा तो बढ़ा, लेकिन फिर वापस घटकर 0 हो गया। तो आंसर क्या होगा, x को इंक्रीज करने पर इफ x increases then electric field first increases then decreases। तो x से बढ़ाने पर अगर x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब x की सर्टेन वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा उसको निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो जिस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वहां या तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब इसका मिनिमा तो लाई करता ही नहीं तो मैक्सिमा ही होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 रखोगे ना तो इसको सॉल्व करने पर x बराबर आएगा r/√2। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखकर सॉल्व करेंगे तो r/√2 आ जाएगा। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर रखकर सॉल्व करोगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू ये हमारे पास आएगी। और इसमें अभी मैंने कहा है कि x की वैल्यू को अगर 0 से इंफिनिटी तक बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज हो रहा है और एक सर्टेन वैल्यू पर जाकर मैक्सिमम हुआ उसके बाद ये डिक्रीज होकर फाइनली इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह का ये ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस। अब ये था रिंग के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग एट इट्स सेंटर कैसे होगा,
अब देखो ये रिंग है, हाफ रिंग, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और मान के चलेंगे इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब लैम्डा अगर पॉजिटिव हो तो सिमेट्री से बता क्या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो उसके ठीक सामने एलिमेंट नहीं है जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करे। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा अपॉन r। इंटीग्रेशन करके आंसर आता है, आप आंसर याद रखें। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अब इसका डेरिवेशन हमने किस तरह से सॉल्व किया, इसको समझने के लिए इस रिंग में यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूंगा और ये स्मॉल एलिमेंट डी थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है, इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो डी थीटा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये एंगल इज इक्वल टू, अब आर्क की लेंथ निकालिए ना, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है एंगल इनटू रेडियस, तो आर इनटू डी थीटा, ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है इसकी लेंथ है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज डेल्टा क्यू क्या होगा, इस एलिमेंट का चार्ज होगा लैम्डा इनटू इसकी लेंथ। अब इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इधर आएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे इधर cos थीटा। रीजन ये है कि यहां की जगह अगर एलिमेंट यहां कंसीडर करूंगा ना तो इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो किसी और डायरेक्शन में आएगा। अगर सारे एलिमेंट के कारण डायरेक्शन सेम होता तो हम सीधा इंटीग्रेट कर देते, लेकिन अब हर एलिमेंट के कारण डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको कंपोनेंट करने होंगे, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट किया, तो इधर cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट करोगे तो x डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसमें डेल्टा क्यू, इसको पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, k q अपॉन r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां से इसमें रख दी। अब ये जो डेल्टा है इसको उठाकर यहां रखा तो ये इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें k लैम्डा अपॉन r तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin थीटा। अब देखो लिमिट समझते हैं हम, अगर ये एलिमेंट यहां से थोड़ा सा नीचे लेता तो थीटा पहले से कम होता ना, और यहां अगर एलिमेंट लेता तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती, तो यहां तो थीटा जीरो है, यहां थीटा 90 है और यहां थीटा 1। मुझे पूरी रिंग कवर करनी है तो लिमिट क्या रखूंगा थीटा की, 0 से 180 डिग्री तक, और 180 को पाई भी लिखते हैं। अब यहां लिमिट रखकर सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से इस डेल्टा ई का इधर कंपोनेंट cos आया था, इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो डेल्टा ई
साइन थीटा में आएगा। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे इसी तरह से, तो ये नॉन जीरो आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसकी अगली एप्लीकेशन, अगर ये हाफ रिंग की जगह 1/4 रिंग होती तो इसी तरह से सॉल्व करते, लेकिन थीटा की लिमिट क्या रखते हैं, 0 से π/2 तक रखते हैं। और थीटा की लिमिट 0 से π/2 रखने पर न ये 0 आता न ये 0 आता। अब आंसर क्या होगा 1/4 रिंग के लिए। अब देखो इस रिंग के कारण मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी लिमिट 0 से π/2 तक रखूंगा तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ रहा है। x डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और y डायरेक्शन में इधर आएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके एंगल बाइसेक्टर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके बराबर आएगा, k लैम्डा अपॉन r इंटू √2 के बराबर। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्ज q। इस पॉइंट चार्ज और रिंग के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल होगा। अब देखो हमने एक कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में ये बाउंडेशन थी कि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये रिंग पर जो चार्ज है इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, इसकी साइज और शेप हमें दे रखी है, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर रिंग और इस पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो हम कूलम्ब्स लॉ से नहीं निकाल सकते, और इसको कैलकुलेट करने के लिए ही हमने जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस ही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उसका आंसर। अब मुझे अगर इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब मैं इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहा हूं, तो यहां इस चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकाल रहे हैं तो इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। और इसके अलावा अभी ये रिंग ही चार्ज है तो रिंग के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और रिंग के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये रिंग के लिए एक्सेस वाला पॉइंट है, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बस इस e को यहां रखेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर आ गया q
तो इस तरह से इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से कोई भी प्रॉब्लम हो आपको फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में तो इस नंबर पर आप प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करता हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ सकूँ और आपको प्रॉब्लम टाइमली मिल जाए जिसको आप सॉल्व करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अब आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।